नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। राइजिंग राजस्थान में करीब 30 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट करने का दावा करके हंसी हंसी रस्सी से उछल कूद कर रही भजनलाल सरकार के लिए आने वाले दिन काफ़ी कष्टमय और चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। आने वाले दिन शायद हमें उसी तरह के हालात हमें देखने को मिल सकते हैं जिस तरह के हालात तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में दिवंगत कर्नल बैजनाथ की अगुवाई में गुर्जरों ने आरक्षण की मांग को लेकर जिस तरह का आंदोलन किया था। करीब 70-80 गुर्जरों की जानें चली गई थी, सैकड़ों आंदोलनकारी घायल हो गए थे, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई थी और कई दिनों तक राजस्थान में रेल मार्ग जाम रहा था, सड़क मार्ग जाम रहा था और एक अजीब सा माहौल राजस्थान में बना हुआ था। प्रदेश की जनता में भी दहशत का माहौल उस समय छा गया था। ठीक उसी तरह की स्थितियां आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती हैं अगर राजस्थान सरकार ने इन आने वाले दिनों की स्थितियों को अभी नहीं समझा और आवश्यक कदम नहीं उठाए तो फिर बहुत बड़े मुसीबत भरे दिन साबित हो सकते हैं भजनलाल सरकार के लिए। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आगे आने वाले दिन राजस्थान की जनता के लिए, पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए कष्टदायी साबित हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हर घर में आजकल मोबाइल है। हर घर में, चाहे गांव हो, डाणी हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, हर घर में मोबाइल है। सब लोग मोबाइल पर अपडेट रहते हैं और आपने देखा होगा दौसा ज़िले में अभी जिस तरह से हाल ही में आर्यन नाम का एक मासूम लड़का बोरवेल में कई घंटों तक दम घुटने से उसकी मौत हुई है। मैं आपसे यही कहता हूं कि ये कोई पहला हादसा नहीं था। इस तरह के हादसे पिछले 10-15 सालों से राजस्थान में जगह जगह पर हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में खबरें छपती रहती है, लेकिन न जाने क्यों लोगों को यह समझ में नहीं आता। बोरवेल खोद लेते हैं और फिर उसी बोरवेल में उनके मासूम बच्चों की ज़िंदगियां दफन हो जाती है। हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। मान लो हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, लेकिन हम तो मोबाइल पर अपडेट रहते हैं। हमारे आसपास में, हमारे परिवार में, हमारे खेत में, हमारे मकान के सामने क्या हो रहा है, क्या हमें इसका एहसास नहीं होता? हम कम से कम हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो अपने माता पिता को गाइड कर सकते हैं। अरे अगर आधे घंटे के लिए भी आप इस तरह के बोरवेल को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें आपके ही अपने किसी मासूम बच्चे की या पालतू पशु उसमें गिरकर मौत के मुंह में जा सकता है। दोस्तों, आइंदा इस तरह का हादसा नहीं हो। आप कसम खाइए कि अपने परिवार में, अपने खेत में, अपने घर के सामने, अपने मोहल्ले में या अपने आसपास कहीं भी आपको इस तरह का बोरवेल खुदा हुआ दिखे तो तुरंत प्रशासन को आप सूचित कीजिए, पुलिस को सूचित कीजिए, घर वालों को सूचित कीजिए कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। ये जो बोरवेल खोदा है आपने अपनों के लिए ही खोदा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगियां ख़त्म करने के लिए खोदा है। बार बार अखबार में खबरें छपती है, हर बार अखबार में खबरें छपती है, लेकिन बार बार यही गलती हो रही है। दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरा इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम आइंदा इस तरह के हादसे नहीं हो। आप सबको पता है कि किस तरह से कई घंटों के बाद भी जब आर्यन को बाहर निकाला गया तो आज उसकी परिवार पे क्या बीत रही होगी। लेकिन परिवार वालों की भी गलती है, उन्हीं ने वो जो बोरवेल खोदा था, कई दिनों से बोरवेल खुदा हुआ था। आपको कम से कम ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के बोरवेल को आप 10 मिनट के लिए भी अकेला या खुला या सुनसान नहीं छोड़ सकते। आइंदा इस तरह के हादसे नहीं हो, इसके लिए आपको थोड़ा गौर करना होगा और यह हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम पढ़े लिखे हैं, हम मोबाइल पर अपडेट रहते हैं और इस तरह की खबरें लगातार हर महीने 2 महीने में इस तरह की खबरें हम देखते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सीख नहीं मिलती। तो यह हमारे अनपढ़ माता पिता की गलती नहीं है, यह हमारी गलती है कि हम पढ़े लिखे हैं। हम 20-20 हज़ार का मोबाइल उपयोग में लेते हैं, हम आलतू फालतू खबरें देखते रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं से सीख नहीं लेते और हमारे आसपास में क्या हो रहा है उस चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते। वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीवन भर का दुख हमें दे जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं। आप देखिए, जिस तरह से अभी कुछ दिनों के बाद में 17 दिसंबर को जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर स्थिति साफ करेगा न्यायालय। 17 दिसंबर तारीख दी है, लेकिन जिस तरह से 17 दिसंबर की तारीख ही जो सर्व समाज की बैठक में निर्णय लिया गया था पिछले दिनों
सवाई माधोपुर के चौथ का बरबड़ा में मीटिंग हुई थी कि अगर नरेश मीणा की रिहाई के लिए राजस्थान सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए और जो बाकी के जो 42 लोग जेल में बंद हैं, अगर उनकी रिहाई के लिए सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ऐसा आंदोलन करेंगे उससे राजस्थान सरकार के लिए काफ़ी चुनौती बन जाएगी। तो एक तो नरेश मीणा की रिहाई के लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिनों के बाद में ही जिस तरह से एक चेतावनी अल्टीमेटम भजनलाल सरकार को दिया हुआ है, एक तो हमें वो उनके जो समर्थक हैं नरेश मीणा के, मीणा समाज के ही नहीं हैं बल्कि हर जाति और बरादरी के समर्थक राजस्थान की सड़कों पर उतर सकते हैं और उनका आंदोलन किस तरह का होगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है वो रेल यातायात जाम कर दें, रेलों को रोकें या फिर सड़क यातायात रोकें या फिर सचिवालय का आकर वो घेराव करें। इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय सिंह बैंसला ने भी अब एक तरीके से हुंकार भर दी है। उन्होंने देवली उनियारा से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला क्योंकि पिछला चुनाव हार गए थे। लेकिन अब वे एक बार फिर से अपने समाज की मांगों को लेकर काफ़ी मुखर हो गए हैं और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार देवनारायण योजना जो गुर्जर समाज के लिए सरकारों ने बनाई थी उस योजना की समीक्षा कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हर ज़िले में जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो हालात देखे हैं उनसे उन्हें काफ़ी दुख पहुँचा और उन्हें सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब बहुत हो चुका है। देवनारायण योजना को लेकर सरकार गुर्जरों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ कर रही है। ना तो उसमें जो गुरुकुल योजना में हैं, गुरुकुल जो योजना चलाई हुई है, जो स्कूलें हैं उनमें ना तो अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुए हैं, बल्कि कल 14 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। जब अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है और आपके एडमिशन ही पूरे नहीं हुए तो अब जो नए एडमिशन होंगे उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। अदरवाइज़ उन्होंने ये भी कहा है कि जो देवनारायण योजना के अंतर्गत जो हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं, महिलाओं के जहाँ हॉस्टल है, छात्राओं के वहाँ पुरुषों को तैनात किया हुआ है और जो वहाँ की रहन सहन खान पान की व्यवस्था भी ठीक तरह से नहीं बताई जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब 2019 में जब गुर्जरों को आंदोलन दिया था तो उस समय तत्कालीन जो गहलोत सरकार थी उन्होंने इस गुर्जरों के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन वो पत्र वहाँ पर फाइलों में दफन हो चुका है। इसलिए 9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को डालने के लिए भी एक ज़बरदस्त मांग विजय बैंसला ने की है। तो इन तमाम बातों का जिक्र करके, इन तमाम मांगों को लेकर विजय बैंसला ने अल्टीमेटम दे दिया है भजनलाल सरकार को कि अगर आप अब, क्योंकि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और खुद विजय बैंसला भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसलिए उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि आप गुर्जरों की मांगों को लेकर इस तरह से नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी सरकार ने जो वादे गुर्जरों के साथ किए हैं वो वादे पूरा करने का वक्त अब आ गया है। जब केंद्र में मोदी की सरकार है, राजस्थान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है 9वीं अनुसूची में गुर्जरों के आरक्षण को डालने की। तो ये एक प्रमुख मांग है और इसके अलावा और भी बहुत सी मांगें हैं। उन मांगों को लेकर विजय बैंसला ने एक तरीके से सरकार को चेता दिया है और बहुत जल्दी ही वो सड़कों पर उतरने वाले हैं। और अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो फिर हमें उसी तरह का आंदोलन देखने को मिल सकता है जिस तरह का आंदोलन उनके पिता किरोड़ी सिंह बैंसला ने तत्कालीन वसुंधरा सरकार के समय किया था। एक काफ़ी गुस्से में हैं विजय बैंसला। इसके अलावा और भी जो गुर्जर नेता हैं, हिम्मत सिंह गुर्जर वो काफ़ी गुस्से में हैं, प्रहलाद कठाना वो काफ़ी गुस्से में हैं। तो एक जो माहौल एक बार फिर से बना हुआ है गुर्जर समाज के नेताओं में, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिन भजनलाल सरकार के लिए काफ़ी चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। अब एक बात ये भी है कि गुर्जरों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति नाराज़गी अभी भी छाई हुई है। एक वजह और है कि हालांकि जवाहर सिंह मैडम जो गृह राज्य मंत्री हैं, भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा गुर्जर समाज को ज़्यादा प्रतिनिधित्व राज्य मंत्रिमंडल में भी नहीं मिला है। इस बात को लेकर भी नाराज़गी है। यानी एक चारों तरफ से गुर्जर समाज अपने आप को ठगा सा समझ रहा है। कांग्रेस पार्टी से भी उन्हें जो मिलना चाहिए था उस तरह का गुर्जर समाज को नहीं मिला। आपने देखा होगा कि
जब 2018 में चुनाव हुए थे तो उस समय की सचिन पायलट गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस समय दिल खोलकर गुर्जर समाज ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था, लेकिन उस समय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो गुर्जर समाज में एक तरीके से नाराज़गी छा गई थी, और वो नाराज़गी सन 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए उसमें देखने को मिला कि गुर्जर समाज के एक बड़े तबके ने कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं किया, उसी नाराज़गी के चलते। हालांकि अब सचिन पायलट एक बार फिर से थोड़े सक्रिय जरूर नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है आगामी जो विधानसभा चुनाव हो कांग्रेस पार्टी उनकी अगुवाई में यहाँ लड़ ले। लेकिन जिस तरह से अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जयपुर दौरे पर आए, 2 बार वो जयपुर दौरे पर आए, लेकिन सचिन पायलट कहीं नज़र नहीं आए। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली ने जरूर उनकी आगवानी की, चाहे वो चोमू के पास में गए हों या फिर जयपुर एयरपोर्ट पर बराबर उनकी आगवानी करते रहे, लेकिन सचिन पायलट वहाँ पर नज़र नहीं आए। तो अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आखिर सचिन पायलट की क्या राहुल गांधी से दूरियां बढ़ गई है, या किसी वजह से सचिन पायलट राहुल गांधी से नाराज़ हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सचिन पायलट को एक बहुत बड़ा काम राहुल गांधी ने इस समय दिया हुआ है। नेतृत्व संदेश के नाम से जो उनका एक शिविर चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी गई है। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को जोड़ना, पार्टी के विचारों और सिद्धांतों को का प्रचार करने के लिए सचिन पायलट के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने डाली हुई है, और शायद उसी काम में वो जोर शोर से लगे हुए हैं। यानी राहुल गांधी के साथ और सचिन पायलट के बीच में किसी भी तरह की कोई दूरियां नहीं हुई है, और वो एक तरीके से राहुल गांधी का काम ही सचिन पायलट कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब 4 साल बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होगा, उस समय सचिन पायलट को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान में दी जाएगी। लेकिन इस समय सचिन पायलट विपक्ष में हैं, विपक्ष की गैलरी में राजस्थान विधानसभा में बैठते हैं, और जिस तरह से गुर्जर समाज ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भर दी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सचिन पायलट का एक तरीके से अपनी बिरादरी के लोगों को सपोर्ट जरूर रहेगा। हालांकि वो ज़्यादा इस तरह के आंदोलन की आगाज़ नहीं करते, लेकिन जहाँ तक अपनी बिरादरी की बात आती है और जहाँ तक गुर्जर समाज अपने हितों की बात कहता है, तो वो हमेशा आगे भी रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस समय तमाम जो गुर्जर नेता हो, चाहे प्रहलाद गुंजल, नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर तो सड़कों पर उतरने वाले हैं ही। इसके अलावा गुर्जर समाज के लिए जो आरक्षण का मामला है और जो देवनारायण योजना है, उसमें कई तरह की जो कमियां हैं, उन कमियों का जिक्र भी, क्योंकि इस समय प्रहलाद गुंजल भी कांग्रेस पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये जो 2 मामले, प्रहलाद गुंजल एक तो नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं, दूसरा गुर्जर समाज ने जिस तरह से अब हुंकार भरी है अपनी मांगों को लेकर, उसको भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो सामूहिक रूप से जो हमें एक बड़ा आंदोलन आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर मिल सकता है। इसलिए भजनलाल सरकार के लिए आने वाले दिन काफ़ी चुनौती भरे, कष्टदायक साबित हो सकते हैं। इससे ठीक पहले अगर गुर्जर नेताओं से के साथ मिलकर अगर भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक कोई बातचीत करती है, तो शायद हमें इस तरह के कष्टदायी दिन देखने को नहीं पड़ेंगे। अन्यथा जिस तरह से विजय बैंसला ने, हिम्मत सिंह गुर्जर ने, प्रहलाद गुंजल ने जिस तरह से ऐलान किया है, उससे निश्चित रूप से हमें आने वाले दिनों में प्रदेश की सड़कों पर और प्रदेश के रेल मार्ग पर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों।